हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। मैं हूं अनन्या उपाध्याय और हम सब देख चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। चारों सब टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था और जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा एक बार चैप्टर का। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगी। मैं आंसर्स भी बता दूंगी, बट मेरे आंसर बोलने से पहले आप ट्राई करना कि आंसर आप खुद से पता कर सको। और अगर मेरे बताने के बाद आपको अगर लगा कि आंसर सही है तो वेल एंड गुड, और अगर लगा कि नहीं गलत है, आपका आंसर गलत है या आपको कहीं डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है antic_ana04, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया रहेगा तो व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज reabsorption occurs in, and your options are PCT, DCT, collecting duct and Bowman's capsule. इनके फुल फॉर्म्स याद है ना? PCT is proximal convoluted tubule, DCT is distal convoluted tubule, CD is collecting duct and Bowman's capsule. PCT मतलब पास वाला कलेक्टिंग डक्ट, DCT मतलब दूर वाला कलेक्टिंग डक्ट। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? द आंसर विल बी PCT, क्योंकि यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, बट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो PCT में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कफर सेल्स एंड ऑल। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? चलो, जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये ब्रेन में रहते हैं, एंड कफर सेल्स लिवर में रहते हैं। तो नेफ्रॉन्स, किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, राइट? तो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर भी किया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप वहां पे जाके देख लेना फिर से। थर्ड क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। यहाँ मैंने पूछा है मेन फंक्शन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक? HCl is an acid, rather strong acid, right? तो HCl स्टमक में क्या करेगा? स्टमक में पेप्सिनोजेन प्रेजेंट रहता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्सिन। दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड बाय HCl। यानी HCl जरूरी है पेप्सिनोजेन के लिए ताकि वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके, और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। Next question is energy change in photosynthesis is LE to CE, यानी light energy to chemical energy, light energy to electrical energy, light energy to activation energy, या all। ये वाला भी हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में जब मैं इवेंट्स आपको बता रही थी। तो इसका आंसर क्या है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमने इवेंट्स में पढ़ा था कि लाइट एनर्जी, लाइट इज अब्सॉर्ब्ड and then light energy is converted to chemical energy। ना electrical energy होगा ना activation energy होगा। Fifth is muscle cramp is due to accumulation of, first option is C2H5OH यानी ethyl alcohol, lactic acid, pyruvic acid, या फिर CO2। मसल क्रैम्प क्या होता है? जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो कुछ दिन तक आपके मसल में पेन रहता है, तो दैट इज ड्यू टू क्रैम्प्स। वो क्रैम्प है आपका, तो वो क्रैम्प इज ड्यू टू व्हाट? इथेनॉल है, पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या CO2। ये भी सेक्शन हमने किया था। दिस इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। मसल में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देन एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लगता है, जिसका प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी,
या C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी या पायरुवेट प्लस एनर्जी। प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड ब्रेक होता था जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके बाद फिर उसके डिफरेंट फेट्स होते थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो वो पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड CO2 में ब्रेक करेगा यानी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Seventh is arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery, coronary artery, pulmonary vein या hepatic artery. What do you think? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज, मैंने ये भी आपको बताया था जब मैंने डिस्कस किया था कि आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, जबकि वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट यहाँ पे उल्टा होगा। ये आपका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 8th question is bile juice is secreted by, and options are liver, small intestine, stomach and pancreas. So what do you think? Bile juice कहाँ से secrete होता है, liver से, small intestine से, stomach से या फिर pancreas से? Of course the answer will be first, that is liver. Liver से ही bile juice and bile salt secrete होता है। Next is which is necessary for blood coagulation, यानी हम ये पोर्शन पढ़े थे कि अगर चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद वो ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड जो निकलता है वो कोगुलेट हो जाता है, किस लिए होता है, ये वाला भी हमने पढ़ा था ब्लड में। ऑप्शंस आर WBC, RBC, प्लेटलेट्स या ब्लड प्लाज्मा। द आंसर विल बी C, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोगुलेट कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, ताकि और ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। Our human body is, red pigment in human body is H2O यानी water, chlorophyll, blood या hemoglobin। तो water तो नहीं है, chlorophyll plants में मिलता है, and blood is red due to the presence of hemoglobin। ये भी हमने पढ़ा था कि hemoglobin की वजह से जो ब्लड में जो रेड कलर है वो आता है। ओके, नेक्स्ट इज RA, दैट इज राइट ऑरिकल एंड LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, रिसीव्स डैश एंड डैश ब्लड रेस्पेक्टिवली। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, देन ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, देन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, एंड लास्ट इज डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अगर आप पिक्चर याद करो तो यहाँ आपका राइट ऑरिकल था, यहाँ आपका लेफ्ट ऑरिकल था, यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था और इधर आपका राइट वेंट्रिकल था। यहाँ से जो ब्लड आ रहा था लंग से ये था ऑक्सीजनेटेड, और यही ब्लड जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल में, यही ब्लड जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन ये बॉडी में चला जाता था, बॉडी से होके फिर ये इम्प्योर ब्लड आता था, बॉडी को सेल्स को ऑक्सीजन दे देता था, वहाँ से CO2 लेके इधर आता था RA के पास यानी राइट ऑरिकल के पास। तो ये ब्लड क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, ये था डीऑक्सीजनेटेड, एंड ये वाला है ऑक्सीजनेटेड। तो योर ऑप्शन विल बी डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड रेस्पेक्टिवली, यानी C ऑप्शन। ये मैंने शॉर्ट में समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये वाला सेक्शन पूरा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। In leaf, respiratory exchange of gases take place by stomata, root hair, lenticels या फिर vacuoles। तो लीफ में अगर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की बात करें तो दैट इज ऑफ कोर्स बाय टाइनी पोर्स ऑन द लीफ surfaces, that is stomata। Next is movement of synthesized products from leaves to other parts of the plant, यानी लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे उनका खाना बन रहा है, फूड सिंथेसाइज हो रहा है, वो फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन। विच प्रोसेस?
दिस विल बी बाय ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन तो लीफ में हो रहा था, जो वाटर लॉस हो रहा था, एक्सेसिव वाटर निकल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन यानी कहीं से किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। एंड ट्रांसलोकेशन से अगर आप पर्टिकुलरली बात करो तो ट्रांसलोकेशन से फूड जाता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था जाइलम का भी काम है और फ्लोएम का भी काम है, तो अगर आपसे पर्टिकुलरली फ्लोएम पूछा जाए क्या ऑप्शन में ट्रांसलोकेशन है, दैट विल बी द आंसर। एंड एक्सक्रीशन इज डिफरेंट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is used for cleaning blood of a person by separating waste substance from it. First is blood transfusion, hemodialysis, hydrolysis या kidney transplant। यानी इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वो तरीका है जिससे कि एक पेशेंट के, एक पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जाता है by separating waste substance from it। तो आंसर विल बी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस हमने पढ़ा था, जिनका किडनी खराब हो चुका होता है उनमें हम डायलिसिस चलाते हैं और उसमें क्या सिक्रीट किया जाता है, ब्लड से यूरिया को सेपरेट किया जाता है, उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है, राइट, उसी में चला जाएगा अपना यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ब्लड के साथ सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट द यूरिया, तो वो यूरिया उधर चला जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए, और ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड इज़ इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो या कोई सेक्शन में डाउट रह गया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। और इतने क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तब तक आप लाइफ प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर लो ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मिस ना हो। और जस्ट नंबर स्कोर करने के लिए मत पढ़ो, ये प्रोसेसेस हमारे लाइफ में चल रहे हैं, हमारे बॉडी में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग है कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। इसलिए मार्क्स, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, चीज़ों को समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को समझो, तो आपके क्वेश्चंस खुद ही बन जाएंगे। यहाँ मेरे ख्याल से हर एक क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, अगर नहीं बना है तो जिस जगह में आपको लग रहा है कमी रह गई है वो सेक्शन जाके फिर से एक बार पढ़ लो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। नेट पे भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व किया करो, थोड़े डायग्राम्स ठीक ठाक से प्रैक्टिस किया करो, अदरवाइज बायो इज ईजी। सो कैसा लगा आपको मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर पढ़ के, आप हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो antic_ana04 दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी, पढ़ते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।